Hi guys, I am Saroj Kumar Sharma. Welcome back to my channel PS Coaching Center. Guys, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश रेनबो 100 मार्क्स के एक पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है फायर हिम। यह पोएम के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। यह पोएम अत्यंत मार्मिक अर्थात हार्ट टचिंग, दिल को छूने वाला है। इस कविता को पढ़ने के बाद आप निश्चित रूप से भावुक हो जाएंगे। चलिए तो इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं। पोएम फायर हिम के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। के.एन. दारूवाला का जन्म 1937 ईस्वी में अविभाज्य भारत के लाहौर में हुआ था। लेखक पारसी समुदाय अर्थात पारसी जाति से है और हम लोग जानते हैं कि पारसी जाति के लोग अग्नि देवता के उपासक होते हैं और वे शव को अग्नि के हवाले नहीं करते हैं। लेकिन एक बार दुर्भाग्य से लेखक अपने पिता के साथ शमशान घाट में चला जाता है और वहां जलते हुए शव को देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और उसी शव को देखते हुए उसने इस कविता की रचना की फायर हिम। तो चलिए पहले हम लेखक के बारे में के.एन. दारूवाला के बारे में पढ़ लेते हैं। ही बॉर्न इन 1937, द रिसिपेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड 1984 एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। उनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था। वे साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड के प्राप्तकर्ता हैं। इज ए लैंडस्केप पोएट ऑफ इमिनेंस एंड ए वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। वे प्रख्याता के एक परिदृश्य कवि और लघु कथाओं के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। हिज पोएट्री इज इन हिज ऑन वर्ड्स। उनकी कविता उनके अपने शब्दों में है। ए टोटली इम्प्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रेस्पॉन्स। वे व्यक्तिपरक प्रतिक्रियाओं की एक पूरी तरह से प्रभावशाली अभिलेख हैं। ही क्लेम्स हिज पोएम टू बी रूटेड इन द रूरल लैंडस्केप एंड हेंस अर्थी। वे अपनी कविताओं को ग्रामीण परिवेश में निहित करने का दावा करते हैं। The themes of his poetry are love, death, domination, cynicism, plight of human society and violence. उनके कविता का विषय प्रेम, मृत्यु, वर्चस्व, निराशावाद, मानव समाज की दुर्दशा और हिंसा है। He writes with intensity and vigor involved in poetic creation. वह काव्य रचना में तीव्रता और दृढ़ता के साथ लिखते हैं। सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री। चूंकि वह पुलिस सेवा में थे इसलिए उनकी कविता में हिंसा अपरिहार्य है। हिज इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्ड्स इंक्लूड। उनके महत्वपूर्ण कविताओं को यहाँ शामिल किया गया है। अंडर ओडियन 1970, इसका प्रकाशन 1970 में हुआ अंडर ओडियन का। एवरिसन इन अप्रैल, इसका प्रकाशन 1971 में हुआ। एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर, इसका प्रकाशन हुआ 1976 में। इन कविताओं का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि बार बार इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले इस सीन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है यह एक घाट है। यह वैसा घाट है जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है और जो पासर लोग हैं जो बगल से जो गुजरते हैं वे लोग डरते हैं। एक बार ऐसा होता है कि कभी अपने पिताजी के साथ घाट पर जाता है और वहाँ कुछ देखता है, उसी के बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। तो आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वह घाट पर क्या देखता है। एक और बात आपको हम बता देना चाहेंगे कि कभी जोरोस्ट्रियन है, एक पारसी जाति का है और हम जानते हैं कि पारसी जाति के लोग लाश को जलाते नहीं हैं, वो आग को पवित्र मानते हैं।
लेकिन एक बार ऐसा होता है कि कवि को अपने ही बेटे को जलाना पड़ता है, तो वहाँ देखता है कि आग कितना निर्दयी है, कितना क्रूर है। उसी के बारे में इस चैप्टर में चर्चा की गई है। चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। इस कविता का प्रथम लाइन है द बर्निंग घाट। द बर्निंग घाट का मतलब हुआ जलता हुआ घाट। यहाँ कवि यह कविता अपने भाषा में लिखा है, इसलिए वो घाट का प्रयोग किया है। द बर्निंग घाट यानी जहाँ लाश को जलाया जाता है उस घाट की चर्चा करता है। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस यानी लाश जल रहा है और इरप्टेड बने निकल रहा है। फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस का मतलब हुआ जब किसी पदार्थ से प्रकाश निकलता है तो उसे फॉस्फोरेसेंस कहा जाता है। इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस एंड वांडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेड पासर बाई। और जो वांडरिंग घोस्ट है, वहाँ जो पिशाच है, भूत हैं जो घूमने वाले हैं, उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है वह क्या करता है, फ्राइटेंड पासर बाई, वहाँ के बगल से गुजरने वाले लोगों को डरा रहा है, भयभीत कर रहा है। कवि देख रहा है कि घाट पर लाश जल रहा है और उसके जलते हुए शरीर से प्रकाश निकल रहा है जो वहाँ घूमने वाले घोस्ट के शरीर से निकलता हुआ प्रतीत होता है, जो पासरबाई वहाँ से गुजरने वाले बगल के लोगों को भयभीत कर रहा है, डरा रहा है। चलिए अगले लाइन में देखते हैं क्या होता है। एज मून लाइट स्कटल्ड एमॉन्ग द बोन्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कवि जब लाश को जलाने के लिए गया है, वह रात का समय है और चांदनी रात है, तो देख रहा है कि एज मून लाइट स्कटल्ड एमॉन्ग द बोन्स यानी चांदनी रात से जो प्रकाश निकल रहा है वो हड्डियों के बीच से होकर तीव्रता से जा रहा है, यानी उस जलते हुए लाश से भी प्रकाश निकल रहा है और चांदनी रात का प्रकाश जो निकल रहा है वे आपस में स्कटल्ड हो रहे हैं। वंस स्टोलिंग ए डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। और जो भयावह स्थिति उत्पन्न होती है वह नदियों के बैंक एंड घाट तक पूरा फैल जाती है, स्टॉलिंग हो जाती है। ए डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घाट। आगे कवि कहते हैं वी सा एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूल रेडनेस। यहाँ एम्बर्स का मतलब है आग का चिंगारा। तो कहते हैं कवि कि वी सा यानी हम लोगों ने देखा, यानी कभी अपने पिताजी के साथ घाट पे गया हुआ है तो बोल रहे वी सा हम लोगों ने देखा एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूल रेडनेस। हम लोगों ने देखा कि जो आग का चिंगारा है अपना जो क्रूल निर्दयी रेडनेस है, लालीपन है, उसे खो रहा है। यहाँ क्रूल रेडनेस, इस लाइन पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्योंकि यह बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये कवि कह रहा है कि हम लोगों ने जब वहाँ देखा कि जो आग के चिंगारे का जो रेडनेस है, क्रूल निर्दयी रेडनेस है, वो अपना खो रहा है। टू द ग्रे आस दैट सेलो ऑल हाफ कुक्ड लिम्स। यहाँ लिम्स का मतलब अंग है, शरीर का अंग। तो कवि बोल रहा है कि जब वह निर्दयी आग का जो चिंगारा है अपना लालीपन खोकर राख में जब बदल रहा है तो वह जो राख है सैलो कर रहा है। सैलो का मतलब निगल रहा है। किसको? ऑल हाफ कुक्ड लिम्स यानी जितने भी अधपके अंग है, लिम्स माने अधपका अंग, हाफ कुक लिम्स है, उसको निगल रहा है। आप देखे होंगे कि जब लाश जलता है तो जो अधपके अंग होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और उस पर धीरे धीरे राख पड़ने लगता है। तो कभी बोल रहा है कि वह राख इन अधपके अंगों को निगल रहा है। टू द ग्रे आस दैट सेलो ऑल हाफ कुक्ड लिम्स bore witness to the fire's debauchery. My father said, "You see those half-burnt finger and bone stalks." कवि बोल रहा है कि मेरे पिताजी इस बात का गवाह हैं। कहता है bore witness to the fire debauchery यानी जो आग का डिवॉर्चरी है, डिवॉर्चरी माने उसका निर्दयीपन है, उसका जो क्रूरता व्यवहार है, उसका जो दुर्व्यवहार है, उसके मेरे पिताजी क्या है? गवाह हैं, विटनेस हैं। माई फादर सेड मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, यू सी तुम देखो, दोज हाफ बर्न फिंगर उस जले
उंगलियों को, एंड बोन स्टॉक्स, और उस बोन स्टॉक्स को, बोन स्टॉक, यहाँ बोन का मतलब तो हड्डी होता है और स्टॉक्स का मतलब हुआ आधा जला हुआ, और आपकी किताब में दिया गया है स्टॉक्स का मतलब द रिमेन्स दैट हैव नॉट बीन बॉन्स, यानी वैसी हड्डी जो पूरा नहीं जली हुई है। तो कवि बोल रहा है कि मेरे पिताजी इस बात का गवाह हैं कि ये जो आग है ये इसका व्यवहार काफ़ी निर्दयीपन है, काफ़ी दुर्व्यवहार करता है और उन फिंगरों को, उन हड्डियों को आधा जला करके छोड़ देता है। आगे कवि कहते हैं द फायर एट टाइम्स फॉरगेट्स इट्स डैड, कभी कभी आग भी भूल जाता है कि वो खुद डैड है, खुद मरा हुआ है और मरे हुए के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ए जुरेस्ट्रियन आई, कभी कह रहा है कि मैं एक जुरेस्ट्रियन हूँ, मैं एक पारसी हूँ। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लिंच इनटू ए लिटिल क्नॉट ऑफ पेन, जिस तरह आग चाइल्ड के साथ व्यवहार कर रहा है, आई श्योर टू सेव फायर, फिर भी मैं शपथ लेता हूँ कि इस आग को बचाऊंगा फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, उसके भूलने की जो आदत है आग की, उससे मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसकी मैं शपथ लेता हूँ। यानी कवि के कहने का मतलब है कि आग भुला जाता है कि वो भी एक मृत्यु है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, मृतकों के साथ आधा जलाकर छोड़ देता है। उसकी जो पाप है, ये भूलने की जो आदत है, मैं उससे उसे आग की रक्षा करूंगा, इसकी मैं शपथ लेता हूं। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं इट नेवर फॉरगॉट एंड 20 ईयर्स सेंस, यानी 20 साल बाद भी मैंने कभी भूला नहीं। एज कंसाइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, और मैंने अपने प्रथम जन्मे बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स, क्योंकि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस है वह हजारों माइल क्या था, दूर था। जैसा कि मैंने बताया था कि पारसी जाति के लोग आग को पवित्र मानते हैं और लाश को आग के हवाले नहीं करते हैं, नहीं जलाते नहीं है। लेकिन टावर ऑफ साइलेंस जो था बहुत दूर था। टावर ऑफ साइलेंस क्या है, ये पारसी लोगों का एक जगह है जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, मरने के बाद लाश को जाकर रख देते हैं, लेकिन वो बहुत दूर था, जिसके वजह से उन्होंने अपने प्रथम जन्मे बच्चे को आग के हवाले कर दिया था। तो कवि का मानना है कि उन्होंने भी एक पाप किया था जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। यहाँ जो फिगर में दिखाया गया है यही एक टावर ऑफ साइलेंस है, जहाँ पारसी लोग मरने के बाद लाश को जाकर रख आते हैं और गीध वगैरह आकर के उसको, भल्चर जो होते हैं आकर उसको खाते हैं और उसका भक्षण करते हैं। तो यही है टावर ऑफ साइलेंस। वो लोग लाश को आग के हवाले नहीं करते, यहीं आकर रख देते हैं। अगले लाइन में कवि कहते हैं द फॉर हिम सेड टू मी यू स्टैंड फॉर गिवन ब्रोकन इट रिविलियंस, कवि बोलते हैं कि फॉर हिम सेड टू मी, आग ने मुझसे कहा, यू स्टैंड फॉर गिवन, कि तुम अपना निश्चय भूल गए, ब्रोकन एट रिविलियंस, तुमने क्या किया, वो जो कसम खाया था उसे तोड़ दिया और बागी बन गए। आई श्योर दिस टाइम, उसी समय मैंने फिर से कसम खाया, टू सेव ईट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, कि मैं आग को इसके भूलने की जो आदत है इससे इसकी रक्षा करूंगा। आग का जो पाप है मैं उससे इसकी रक्षा करूंगा, क्योंकि मैंने भी एक पाप किया, ये भी पाप करता है, मैं इसकी रक्षा आज से करूंगा। पोएम यहीं ख़त्म हो जाता है। आशा है कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। चले तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।